हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ लिए थे, है ना। काफी सारे ग्राफ्स के कंपैरिजन कर लिए थे। वो सब की जरूरत आपको जब सब्जेक्ट चलेगा, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगा तो उनकी आवश्यकताएं आपको पड़ेंगी। फिलहाल मैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के बारे में बताता हूं और आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए। फॉर्मूला चार्ट आपके पास में है, उसमें इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दे रखी हैं, ये आपको याद रखनी है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स जो है ना, इसके बारे में देखो मैं बात करता हूं। एक्चुअल में ये कोई खास बात नहीं है। 4 तरह के एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो सकते हैं, इंक्रीमेंट वाले, डिक्रीमेंट वाले। तो देखिए मैं 4 इक्वेशंस लिख देता हूं। y प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर x, कभी कभी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू k e रेज टू पावर x या ax, राइट। इट इज पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट कर्व। y हमेशा पॉजिटिव आएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। x कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, y हर हालत में पॉजिटिव आएगा। यहां x की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। अगर x की वैल्यू 0 हो तो, अगर x की वैल्यू 0 हो तो देखो, अगर x की वैल्यू आप यहां 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा k e रेज टू पावर 0, यानी k आ जाएगा। यानी x बराबर 0 होने पर y की वैल्यू कुछ होगी, पॉजिटिव कुछ होगी, है ना। y की वैल्यू कुछ होगी। ये जो कुछ भी होगी ना y की वैल्यू, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि अगर ये x बढ़ने लग जाए तो ये y की वैल्यू और ऊपर जाएगी, लेकिन अगर x इधर नेगेटिव में आने लग जाए तो ये y की वैल्यू धीरे धीरे करके नीचे जाएगी, इस तरह से। तो दिस विल बी ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर ax या x, एक ही बात है, राइट। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे नंबर का। अगर y प्रोपोर्शनल टू माइनस e रेज टू पावर x हो, या इसको हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस के e रेज टू पावर ax, तब देखिए क्या होगा। आप एक बार x बराबर 0 लिख के देखो, y बराबर माइनस के आएगा, यानी ये ग्राफ यहां आएगा x बराबर 0 पर। अब आप अगर x बढ़ाते जाएंगे तो ये इस तरह से होता जाएगा, यानी ये सीन ऐसा बनेगा। ये तो देखिए, ये आपका ग्राफ का सीन ऐसा बनेगा, राइट, और ये जाके इंफिनिटी पर मिलेगा। तो ये आपका जो है ना एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट और एक्सपोनेंशियल नेगेटिव इंक्रीमेंट। ध्यान दीजिए, है तो इंक्रीमेंट ही दोनों, है ना, लेकिन ये नेगेटिव इंक्रीमेंट है, यानी y की नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो बढ़ रही है, राइट। चलिए, अब हम इसके 2 और ग्राफ भी बनाएंगे। वो बनाएंगे नंबर 3 ग्राफ, y प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस x और y इक्वल टू माइनस के e रेज टू पावर माइनस x, राइट। चौथा है y प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस e रेज टू पावर माइनस x और y इक्वल टू, एक मिनट, यहां पे तो प्लस रखो ना, यहां पे प्लस रखो, यहां माइनस करो, e रेज टू पावर माइनस x। अब देखिए, इन दोनों ग्राफ्स को मैं बना रहा हूं, बहुत सिस्टमेटिक बनाऊंगा। आप सबसे पहले यहां पर x बराबर 0 लिखकर देखो एक बार इस ग्राफ में। यहां पर इक्वेशन में x बराबर 0 लिखते ही k आएगा, यानी y की वैल्यू k तो आ गई, ये तो पक्का हो गया, पॉजिटिव तो आ गई। अब बात ये उठती है कि अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ाएंगे तो y क्या होगा। यहां पे बेटा ये माइनस साइन जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि गिरेगी वैल्यू, यानी ये ऐसा सीन होगा, गिर जाएगा, राइट, कम होता हुआ आएगा। और अगर इधर की तरफ अगर आपने x की नेगेटिव वैल्यू बढ़ा दी तो देखिए, इट इज ऑलरेडी नेगेटिव साइन, अब आपने नेगेटिव x और रख दिया। अरे भाई, नेगेटिव के साथ में आपने नेगेटिव रख दिया तो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया तो वैल्यू बढ़ेगी, यानी ये सीन अब ऐसा आएगा। समझ रहे हो आप? कुछ कुल मिलाकर के इस तरह का ग्राफ आएगा, राइट। अच्छा जी, अब अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई बात आराम से, है ना। और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इन जूम सेशन। जूम सेशन इसीलिए होता है कि आप हर तरह की, हर स्टाइल की, कोई भी कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, हर तरह का डिस्कशन आप कर सकते हो।
ये जूम सेशन का मतलब होता है, जूम सेशन का मीनिंग ही ये है, करेक्ट। चलिए अब अपन ये बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अपन बात करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में वैसे मुझे कुछ करना नहीं है, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। अब जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर सब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर ये भी सब जानते हैं, मैं ना बताऊं तो ज्यादा अच्छा है, क्या करूंगा मैं बता करके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब जानते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बताना इसमें। ए प्लस बी का होल क्यूब ये भी सब जानते हो, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हो ना सब, ए माइनस बी का होल क्यूब भी सब जानते हो, ठीक है। तो ये ठीक है ना, इसको आप जरा कंप्लीट करें। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी आप जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भी आप जानते हैं, ये तो याद करना है आपको, है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ी सी डिफरेंशिएशन के बारे में। देखो अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉग के बारे में अपन बात कर लेंगे बाद में, फिलहाल जो है ना हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर लें। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये आप ये मान के चलो फिजिक्स का रीढ़ की हड्डी है, फिजिक्स की बैकबोन है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जिसको जितना बढ़िया डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आता है, समझ लो उसको उतनी ही बढ़िया फिजिक्स आती है। तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये एक ऐसा टॉपिक है, इसे मन लगा के समझ लेना है, पूरा दम लगा देना है इसके अंदर। काफी सारे क्वेश्चंस हैं हमारी डीपीपी में, डीपीपी भरी पड़ी है डिफरेंशियल और इंटीग्रल से। तो आप अपना दम लगाइए इसको और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन दोनों का आपको सेंस समझा दूं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन। किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पीस में काट देना, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। बड़ी चीज के टुकड़े कर दो, छोटे छोटे छोटे, कितने छोटे टुकड़े कर दो साहब, बहुत छोटे टुकड़े कर दो, इतना छोटा टुकड़ा कर दो, इतना छोटा टुकड़ा कर दो कि आपका दिखना बंद हो जाए आंख से। दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसे कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पीस करना। डिफरेंशिएशन का मतलब है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पीस करना। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है वापस से जोड़ देना। इसका मतलब ये दोनों एक अपोजिट प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का मतलब है इनफाइनाइटेसिमल डिवीजन, इनफाइनाइटेसिमल डिवीजन मतलब मैं आपको वो मतलब बता रहा हूं जो बहुत सिंपल मीनिंग है, इनफाइनाइटेसिमल डिवीजन, राइट। और इंटीग्रेशन का मतलब है टू सम अप, आगे से दोबारा इसको ऐड कर देना, यानी वापस जैसा था वैसा बना देना, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट। अब ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन दोनों का जो है ना सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन तो आपके मैथ्स के अंदर होगा। मैथ्स में ये आपकी पूरी बुक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल की पूरी एक बुक, क्या बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। हम जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बातें जो करेंगे वो ये बात करूंगा मैं सबसे पहले कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। यानी जिस क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होगा, अगर उस डिफरेंशिएशन को वापस इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो सेम क्वांटिटी रिटर्न बैक करेगी। तो देखिए मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के एक एक फॉर्मूले को साथ साथ लेकर के चलूंगा जिससे आपको वो समझ में आता चला जाए। तो सबसे पहला मोस्ट इजी फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं d अपॉन dx x रेज टू पावर n। इसको पढ़ना सीखो सबसे पहले, हाउ टू रीड दिस। तो इसकी रीडिंग देखिए कैसे करेंगे हम रीड ऐसे करेंगे, डिफरेंशिएशन, सुनिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। ये पढ़ने का तरीका है। जब आप इस तरह बोलेंगे ना तो सामने वाला जो सुनेगा उसको लगेगा कि हाँ आपको ये चीजें पता हैं कि हाउ टू स्पीक। तो देखिए क्या है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका फॉर्मूला होता है बेटा n x की पावर n माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, करेक्ट। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हुआ। अगर इसी के अगेंस्ट हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाएं तो ऐसा ही। तो देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, मैं हमेशा ऐसा करूंगा कि एक डिफरेंशियल के फॉर्मूले के साथ साथ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाऊंगा।
और फिर दोनों को हम एग्जामिन करके देखेंगे कि हाँ वास्तव में चीजें सेट हो रही हैं क्या। तो देखो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए इसको पढ़ने का तरीका, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, इसको पढ़ेंगे हम, इसको लिखेंगे हम x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब भी हम ऐसा इंटीग्रेशन लिखते हैं तो हम साथ में एक कांस्टेंट और लिख देते हैं, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है। मैं बताता हूं कांस्टेंट कहां से आता है, ये मैं बताता हूं कहां से कांस्टेंट पैदा हो जाता है, ये मैं समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे ना। देखो एक दूसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट के विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा? जीरो होता है हमेशा, हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो, हमेशा जीरो, हमेशा जीरो। बेटे अब जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो अब सोचो जरा एक सेकंड के लिए कि यहां पर इस x रेज़ टू पावर n के साथ पता नहीं क्या जुड़ा हुआ था, हो सकता है उसका भी जीरो हो गया हो। तो जब इंटीग्रेशन करें तो सम कांस्टेंट होना चाहिए ना। आप इसको अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा, इसलिए यहां पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस x रेज़ टू पावर n जो डिफरेंशिएशन किया था इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर कांस्टेंट आएगा। मैं आपको इनका यूज करके बताता हूं। तो देखो हम अभी इस वाले फॉर्मूले को हम थोड़ा 10-15 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में और इसके साथ साथ इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं। हमारे पास डिफरेंशिएशन का सबसे इजी फर्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन के कितने सारे फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारे बताऊंगा, वो आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, है ना। हाँ फिलहाल जो सबसे इजी मोस्ट इजी फॉर्मूला है वो बता रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू n इज n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, करेक्ट। मैंने आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दिया, x रेज़ टू पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ये बता दिया मैंने आपको, करेक्ट। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बता दिया, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा जीरो। अब देखो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, आप देखना y इक्वल टू, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू मैं लिख रहा हूं x रेज़ टू पावर 2 प्लस x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस कुछ लिख दो, कोई कांस्टेंट लिख दो, चलो हम लिख देते हैं 7, ऐसे लिख दिया 7, है ना। तो अब हमारे पास ये y है, ये y है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान दो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है कि हम इस y को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। y इक्वल टू ये कहानी है और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं n x की पावर n माइनस 1। तो देखो ये x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर पर पावर 2 है तो मैं लिख दूंगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस, ये आपका काम हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया n x की पावर n माइनस 1। अब मैं माइनस 2 लिखूंगा, x की पावर माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया, प्लस 7 का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, 2x माइनस 2x की पावर माइनस 3, बस ये आपका आंसर आ गया। ये आपका डिफरेंशिएशन है इस y का, इस y का। अब देखिए ये आपका y का डिफरेंशिएशन आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसी चीज को जो हमारा रिजल्ट आया इसको इंटीग्रेट करूंगा। मान लो कि ये z है, सपोज दिस इज z, है ना, आप मान लीजिए कि ये z है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस z का इंटीग्रेशन करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ z को लिखूंगा मैं बाकायदा 2x माइनस 2x की पावर माइनस 3
इंटू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे मैंने लिखा। इस जेड को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट करने पर वापस आना चाहिए ना वो टर्म, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो रिजल्ट्स वापस लौट करके आना चाहिए। तो मैं इसको लिख रहा हूं, आप जरा देखना। सबसे पहले इस 2 को आप बाहर निकाल दीजिए, जो चीज कांस्टेंट होती है ना उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये 2 आ गया। अब ये x की पावर 1 है बेटा। अब देखो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ये x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है। तो मैं इसको कर दूंगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो देखो 2 x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगला डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें मैं वो सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। ये 2 है, -2 चुपचाप रख दिया, ये वाला -2 है ना। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा x की पावर -3 का, x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, ये हो गया। अब देखो क्या हुआ इसका, अब देखो इसका क्या कार्यक्रम हो गया। ये x की पावर 2 हो गया और अपॉन 2 हो गया माइनस, ये आपका क्या आ गया -2 है, और ये आ जाएगा x की पावर -2, और ये यहां -2 आ गया, ठीक, ओके। ये क्या हो गया, ये आ गया है आपका 2 से 2 कट गया तो x² आ गया, ये -2 से -2 कट गया तो x की पावर -2 आ गया। अब देखो आप यहां पे, आप देखो गेम हो गया पूरा, ये पूरा कार्यक्रम हो चुका है, ये दोनों टर्म तो आ चुकी। अब बताओ आप, ये 7 कहां से लाऊं मैं? 7 लाने का मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, 7 में ला ही नहीं सकता, लेकिन है तो सही अंदर हिडन। अब पता है, इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि some constant is there, we are not able to bring it, but if something is given, some information is given in the question, we can get it। तो ये वो बात है कि if some information is there available, है ना, there may be further informations available in the questions, if informations are available we can get C। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, मैं y की बहुत सारी वैल्यूज को एक साथ लिख रहा हूं, लंबी चौड़ी वैल्यू को मैं पहले डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर मैं इंटीग्रेशन करूंगा सेम का। तो देखना मैं लिख रहा हूं x⁻² 1/2 प्लस x⁻² -1/2 प्लस x⁻² 2/7 प्लस x⁻² -2/7 प्लस x⁻³ 3 प्लस x⁻³ 1/3 प्लस x⁻³ -1/3 प्लस 29। ये लो जी, ये हमारा y है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। रूल हमारा बिल्कुल सिंपल है। डिफरेंशिएशन का क्या है रूल? डिफरेंशिएशन का हमारा रूल है x⁻n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये रूल है, ये रूल कभी बदलेगा नहीं, हमेशा यही रहेगा। तो देखो आप जब x की पावर n माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1 यानी -1/2 आएगा, चेक करो। प्लस अब ये आएगा -1/2 x की पावर -1/2 -1 यानी ये -3/2 आएगा। फिर प्लस 2/7 x की पावर 2/7 में से -1 घटाओ, 2/7 में से -1 घटाएंगे तो 5/7 आएगा माइनस का, प्लस x यहां पे आप -2/7 लिखें इसको। अब -2/7 तो आ गया, अब आप इसमें से -1 घटाएंगे तो आएगा -9/7। आप चेक करिए 3x², ये प्लस 1/3 आएगा। x की पावर 1/3 में से -1 घटाएंगे तो ये -2/3 आ जाएगा, फिर ये -1/3। अब x की पावर -1/3 में से -1 घटाएंगे तो ये -4/3 आएगा,
फिर ये 29 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ये आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब एक काम करो, ये जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया ना, इसको आप सपोज कर लीजिए कि दिस इज जेड, हमने मान लिया से। अब इस जेड को हम इंटीग्रेट करेंगे, जेड को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए जेड को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं उसको सारे को, देखना वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x रेज टू पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सवाल ये उठता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, किस तरह से आपने ऐसा फॉर्मूला कर दिया। ये सब चीजें आप मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इन फॉर्मूलों का बाकायदा वहां पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, है ना, कि कैसे आया क्या आया। बेटा हमें फिजिक्स में इनका यूज करना है, ठीक है। तो फिजिक्स वालों का काम नहीं है ये तो मैं आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ानी है और फिजिक्स में मेरे को बार बार इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने स्टूडेंट को एक्सपर्ट बना देना चाहता हूं। मेरी इच्छा यह है कि मेरा स्टूडेंट सब कुछ कर पाए बढ़िया से, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। तो आप देखो सबसे पहले इस 1/2 को चुपचाप रख दो। अब आप x की पावर -1/2 में +1 ऐड करें और फिर वहां से भाग लगाएं तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन -1/2 प्लस 1 यानी कि फिर ये 1/2 आ जाएगा। अब देखिए आप ये -1/2 है बेटा, अब आप x की पावर -3/2 में +1 ऐड करें तो ये -1/2 आ जाएगा और नीचे -1/2 आ जाएगा। लिखते चलो आप जो जो आया जा रहा है। फिर +2/7 है ये यहाँ पर, आप यहाँ पर +1 ऐड करिए तो -5/7 +1 ऐड करेंगे x की पावर 2/7 आ जाएगा और अपॉन 2/7 आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे -2/7 करें, अब x की पावर -9/7 में +1 ऐड करें तो इट विल कम -2/7। फिर यहाँ पे -2/7 आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला ये है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस हम ईमानदारी से फॉर्मूला लगाएंगे, जरा सा भी बेईमानी नहीं करेंगे। 3x² तो x की पावर 2 प्लस 1 तो x की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3/3 आएगा। फिर ये करेंगे तो +1/3 है यहाँ पे, अब x की पावर -2/3 है, इसमें आप 1/2 ऐड करो, वो सॉरी 1 ऐड करो तो 1/3 आएगा अपॉन 1/3 आएगा, -1/3 x की पावर -4/3, -4/3 में जब आप +1 ऐड करेंगे तो ये फिर -1/3 आएगा, ठीक है। अब ये 0 तो कुछ होता ही नहीं साहब, 0 क्या होता है, कुछ नहीं होता। अब हमारे सामने समस्या हो गई क्या कि हम अगर इस फंक्शन को चेक करें तो सारा फंक्शन आ रहा है, देखो पूरा फंक्शन सेम आ रहा है, वो आएगा हमेशा आएगा हमेशा आएगा। जब आप किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे और उस डिफरेंशिएशन को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जवाब हमेशा वापस रिटर्न बैक होकर के सेम आएगा। लेकिन उसमें एक समस्या हमेशा खड़ी होगी, वो ये खड़ी होगी कि आपका अगर कोई कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो गायब हो जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। प्लस सम कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा, सम कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट विजिबल हियर कि भैया कांस्टेंट तो है, अब उसका कुछ होकर के 29 कुछ आना तो चाहिए। इसलिए हम इसको सेफ गार्ड करने के लिए अपने आप को कि कोई हमें गलत न कह दे, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लगा करके तो छोड़ दिया, तो क्या ऐसा हर केस में कर देंगे हम? नहीं, अगर मान लो कभी कभी किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई होती है कि उससे पता लग जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये है, अगर वो पता लग जाता है तो ठीक है, उसको रख देंगे हम, ठीक है। ये आपका आज मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सबसे फॉर्मूला नंबर 1 बताया है। कल हम फॉर्मूला 3 4 5 2 3 4 5 बताएंगे, उसके बाद हम आगे के फॉर्मूले बताएंगे। तो इस तरीके से आपका ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल का जो टॉपिक है ये 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। मतलब इस टॉपिक को इतना बढ़िया से करना है कि इसमें भले ही हमें 2 दिन ज्यादा लग जाए, इसको हम जल्दबाजी करके छोड़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि ज्यादातर टीचर इसको छोड़ देते हैं। और ये जो टीचर्स छोड़ देते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता ये फिजिक्स पढ़ा कैसे लेते हैं फिर बाद में। भाई इसको तो छोड़ के फिजिक्स पढ़ाई नहीं जा सकती। हाँ, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, यूनिट डायमेंशन को छोड़ के फिजिक्स नहीं पढ़ाई जा सकती,
वेक्टर को छोड़ के फिजिक्स नहीं पढ़ाया जा सकता। इसी तरीके से बेसिक मैथ्स को छोड़ के फिजिक्स नहीं पढ़ाई जा सकती। पता नहीं लोग कैसे पढ़ा लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही बात, है ना। आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी अच्छी तरह से। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कल, और डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आती है तो वी कैन डिस्कस इन जूम। जूम सेशन इसीलिए है हमारे पास, ठीक है।